हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, वेलकम बैक। आपके अपने फेवरेट मूवी रिकैप चैनल सिनेमा कैफे में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों पर फतेह पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और ये नशा क्या होता है ये वही जानते हैं जिन्हें माउंटेन क्लाइंबिंग का जज्बा होता है। और जब बात माउंट एवरेस्ट की होती है दोस्तों, तो ये दीवानगी पागलपन की हद पार कर जाती है। ये कहानी भी ऐसे ही कुछ दीवानों की है जिन्होंने एवरेस्ट पर कूच करने की ठान ली थी। आइए दोस्तों, जानते हैं उनके दीवानगी की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। फिल्म की शुरुआत में हमें यह बताया जाता है कि तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी माउंट एवरेस्ट में सफलतापूर्वक चढ़ने वाले दुनिया के पहले दो इंसान थे। उसके बाद दुनिया के बस सबसे बेहतरीन क्लाइंबर्स ने एवरेस्ट पर चढ़ने की ज़रूरत की है और उनमें से भी अभी तक औसतन 4 लोगों में से एक की मौत हो गई है। कहानी 1996 की है। हमको वर्ल्ड फेमस माउंटेन क्लाइंबर रॉब हॉल से मिलाया जाता है, जो अपने टीम एडवेंचर कंसल्टेंट्स के साथ न्यूजीलैंड एयरपोर्ट में नेपाल जाने की तैयारी कर रहा होता है। रॉब की टीम में और भी कई सारे मजे हुए क्लाइंबर्स शुमार होते हैं, जैसे कि बेक वेदर्स, डग हैंसन, यासुको नाम्बा और एंडी हैरिस। साथ मिलकर वो नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ठान लेते हैं। रॉब के साथ उनके टीम एडवेंचर कंसल्टेंट्स के बेस कैंप की मैनेजर हेलेन विल्टन और उसका दोस्त और सहकर्मी गाय कॉटर भी होता है। प्लेन में चढ़ने से पहले रॉब हॉल अपनी प्रेग्नेंट पत्नी जाना हॉल को वादा करता है कि वो अपने बच्चे के जन्म से पहले ही घर वापस लौट आएगा। एडवेंचर कंसल्टेंट्स की पूरी टीम मिल के नेपाल पहुंचती है और अपनी पहली टीम मीटिंग में रॉब पूरी टीम को बोलता है कि उसने जॉन नामक एक वर्ल्ड फेमस जर्नलिस्ट को उनकी इस एवरेस्ट की चढ़ाई पे एक आर्टिकल लिखने के लिए हायर किया है, ताकि ये सफ़र उनका यादगार बने। और जॉन, जो कि खुद भी एक पेशेवर माउंटेन क्लाइंबर है, वो भी उनके साथ इस एडवेंचर पे जाएगा। इसके साथ साथ रॉब पूरी टीम को चेतावनी भी देता है कि आप सब बहुत तजुर्बेकार माउंटेन क्लाइंबर्स हो सकते हैं, मगर 1 सेकंड के लिए भी कोई माउंट एवरेस्ट को हल्के में ना ले, नहीं तो मौत पक्की है। इसी के साथ उनके एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई अगले दिन से शुरू होती है। रॉब हॉल की लीडरशिप में एडवेंचर कंसल्टेंट्स की पूरी टीम माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचती है, जहां से एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू होती है। बेस कैंप में और भी कई सारे कंट्रीज़ के टीम्स भी चढ़ाई करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। वहाँ पे रॉब की मुलाकात फ्रेंच टीम माउंटेन मैडनेस के लीडर स्कॉट फिशर के साथ होती है। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि जॉन नामक रिपोर्टर पहले माउंटेन मैडनेस की चढ़ाई के ऊपर न्यूज़पेपर में लिखने वाला था, मगर रॉब ने जॉन को अपनी टीम में आने के लिए किसी तरह मना लिया था। इसी बात पे स्कॉट रॉब की इस हरकत से थोड़ा दुखी रहता है, मगर उनकी दोस्ती पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोनों साथ बैठे दारू पीते हैं। बाद में रॉब अपनी टीम एडवेंचर कंसल्टेंट्स के सदस्यों को टीम के डॉक्टर कैरोलिन मैकेंजी से मुलाकात करवाता है। कैरोलिन पूरी टीम को एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने के रिस्क के ऊपर सतर्क करती है, जैसे कि एवरेस्ट की चढ़ाई करते वक्त ऑक्सीजन की कमी। इसके अलावा हाइपोथर्मिया और हाइपोक्सिया के खतरों के बारे में भी कैरोलिन अच्छे से सबको समझाती है। बेस कैंप में बेक वेदर्स को अचानक से याद आता है कि वो अपना मैरिज एनिवर्सरी भूल गया है। वो तुरंत अपनी वाइफ पीच को फ़ोन करता है और प्यार से विश करके माफ़ी मांगता है। पीच बेक को बोलती है कि उसको बेक का इस उम्र में भी माउंटेन्स चढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है और हो सके तो वो एवरेस्ट पर चढ़ने का प्लान कैंसिल कर दे, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। मगर बेक अपनी पत्नी की एक नहीं सुनता। रॉब हॉल के लीडरशिप में एडवेंचर कंसल्टेंट्स की पूरी टीम चढ़ाई शुरू करती है और बेस कैंप से कैंप 2 में जाने के लिए रवाना होती है। कैंप 2 में पहुंचने के लिए उनको 2 छोटे बर्फ के पहाड़ों के बीच एक गहरी खाई को सीढ़ी के सहारे चल के पार करना रहता है। पूरी टीम एक एक करके बड़ी सावधानी से खाई को पार करती है, मगर जब भी बेक खाई पार करने के लिए सीढ़ी के ऊपर चलना शुरू करता है, पहाड़ के बहुत बड़े बड़े बर्फ के पत्थर नीचे गिरने लगते हैं, जिससे सीढ़ी लड़खड़ा जाती है और बेक गहरी खाई में गिरने से बाल बाल बचता है। बेक के साथ हुए इस घटना से रॉब टेंशन में आ जाता है और एक रात कैंप 2 में माउंटेन मैडनेस टीम के लीडर स्कॉट फिशर से दरख्वास्त करता है कि दोनों टीम्स एडवेंचर कंसल्टेंट्स और माउंटेन मैडनेस मिल के एक साथ चढ़ाई करें। पहले तो स्कॉट एक होने के मूड में नहीं होता है, ये बोल के कि एडवेंचर कंसल्टेंट्स और माउंटेन मैडनेस दोनों टीमों के चढ़ाई करने का स्टाइल बिल्कुल अलग है, मगर कुछ सोच विचार के बाद स्कॉट मान जाता है। बाद में दोनों टीम्स के एक साथ मीटिंग के दौरान रॉब ये बोलता है कि उनको 8 ऑक्सीजन टैंक्स चढ़ाई करते वक्त ले जाने चाहिए, मगर स्कॉट का गुरु एनाटोली बोलता है कि ऑक्सीजन टैंक्स कमज़ोर लोगों के लिए है और वो चढ़ाई के वक्त ऑक्सीजन टैंक्स का यूज़ नहीं करेगा।
रॉब बाकी टीम मेंबर्स को ऑक्सीजन टैंक्स इस्तेमाल करने की गुजारिश करता है। रात को एडवेंचर कंसल्टेंट्स की टीम एक टेंट के अंदर ऐसे ही टाइम पास कर रहे होते हैं जब ये बात छिड़ जाती है कि वो सब एवरेस्ट चढ़ने जैसा खतरनाक काम कर ही क्यों रहे हैं, वो इससे क्या पाना चाहते हैं। इस बात पे डग बोलता है कि वो अपने 2 बेटों को ये दिखाना चाहता है कि उनके पिता जैसा साधारण इंसान अगर एवरेस्ट चढ़ के उस पर जीत हासिल कर सकता है तो वो भी दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यासुको बोलती है कि वो 47 साल की हो गई है और एवरेस्ट पे कूच करने वाली सबसे ज्यादा उम्रदराज महिला बनना चाहती है। अब दोनों टीम्स मिलकर एवरेस्ट के असली चढ़ाई के ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं जो सबसे खतरनाक होता है। जैसे जैसे वो पहाड़ के और ऊपर जाने लगते हैं उनकी दिक्कतें धीरे धीरे बढ़ने लगती है। हद से ज्यादा कठिन चढ़ाई और ऑक्सीजन के अभाव में कुछ क्लाइंबर्स की तबीयत खराब होने लगती है, जैसे कि डग और स्कॉट। बेक की आंख में प्रॉब्लम आ जाती है और वो एवरेस्ट की बर्फीली हवाओं में धीरे धीरे अंधा होने लगता है। कुछ क्लाइंबर्स चढ़ते वक्त ये पाते हैं कि उनके पास चढ़ाई की रस्सी कम पड़ रही है और वो हार मान के वापस लौटने लगते हैं। बेक अपनी आंखों की दिक्कत की वजह से और ऊपर नहीं चढ़ पाता है और एवरेस्ट की चोटी से कुछ 300-400 मीटर नीचे दक्षिणी पूर्व क्षेत्रों में रुक जाता है। हालांकि बाकी क्लाइंबर्स बड़ी दिलेरी से अपनी चढ़ाई जारी रखते हैं। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद एक एक करके लोग एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने में कामयाब होने लगते हैं। उनमें से पहला इंसान होता है एनाटोली, स्कॉट का गुरु, जिसने ऑक्सीजन टैंक्स लेने से इनकार कर दिया था। उसके बाद रॉब भी चोटी पर पहुंच जाता है और हेलेन को बाद में कैंप में वॉकी टॉकी से इत्तला करता है कि टीम में काफी लोग एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच गए हैं। ये सुनते ही बेस कैंप में खुशी की लहर दौड़ जाती है। यासुको भी एवरेस्ट पर फतेह पाती है और अपनी कंट्री जापान का तिरंगा वहीं लगाती है। ऑक्सीजन के अभाव में डग की तबीयत तेजी से खराब हो रही थी, मगर हिम्मत न हार के डग एवरेस्ट की चोटी की तरफ चढ़े जा रहा था। अपने रास्ते डग की मुलाकात रॉब से होती है जो एवरेस्ट की चोटी को छू के वापस लौट रहा होता है। वो डग को समझाता है कि उसकी हालत इतनी बिगड़ गई है कि वो शायद अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाए और अब तक के उसकी कोशिश की तारीफ करता है, मगर डग जिद करता है कि वो एवरेस्ट पे फतेह पाके ही मानेगा और रॉब की एक नहीं सुनता। आखिरकार डग के जज्बे को देख के रॉब ये फैसला लेता है कि वो डग को एवरेस्ट की चोटी तक ले जाने में मदद करेगा और यही फैसला उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। एक बहुत ही भयानक बर्फीला तूफान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एवरेस्ट की तरफ आ रहा होता है, जिससे नीचे उतर रहे लोगों की, रॉब और डग की और बाकी सभी क्लाइंबर्स की परेशानियों में मजीद इजाफा हो जाता है। यही नहीं, रॉब देखता है कि जहां उसने टीम को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन टैंक्स को रखने के लिए बोला था वहां पे टैंक्स है ही नहीं और जितने टैंक्स पड़े हुए हैं वो सब खाली हैं। रॉब महसूस करता है कि धीरे धीरे परेशानियां हाथ से बाहर जा रही हैं और हेलेन को बेस कैंप में वॉकी टॉकी से फ़ोन करके बोलता है कि वो कुछ ऑक्सीजन टैंक्स तुरंत ऊपर भिजवाए। इसी बीच रॉब और डग रस्सी के सहारे नीचे जाने लगते हैं, मगर बर्फीले तूफान की रफ्तार इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि डग को चक्कर आने लगते हैं और वो एवरेस्ट की चोटी से हजारों फीट नीचे गिर जाता है। वहां हम देखते हैं कि बेक, जिसकी आंखें पहले से ही खराब हो गई थी बर्फीली तूफानों के कारण, उसे लगभग पूरी तरह अंधा बना चुकी होती हैं। स्कॉट हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाता है और उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह जमने लगता है। हालांकि कुछ क्लाइंबर्स एवरेस्ट के नीचे उतरना जारी रखते हैं और मजबूरन उनको स्कॉट, बेक और यासुको को पीछे छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो अब चलने फिरने के काबिल नहीं होते हैं। हालांकि नीचे जा रहे क्लाइंबर्स मदद लाने का वादा करते हैं और चले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एंडी रॉब की मदद करने ऊपर रॉब के पास पहुंच जाता है। रॉब एंडी को बोलता है कि डग मर चुका है। बर्फीले तूफानों के कारण पहाड़ पे बर्फ इतना ज्यादा जम चुका होता है और स्थिति इतनी खराब हो चुकी होती है कि सारे नीचे उतरने के रास्ते बंद हो जाते हैं और उसके ऊपर से ऑक्सीजन टैंक भी उनके पास नहीं होता है। मगर एंडी और रॉब हिम्मत नहीं हारते हैं और तूफान के कम होने तक इंतजार करने का फैसला लेते हैं, मगर एवरेस्ट उनको भी नहीं बख्शता है। एंडी हाइपोक्सिया का शिकार हो जाता है, जिससे कि उसके शरीर का तापमान सामान्य से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एंडी गर्मी के कारण अपने मास्क, कपड़े वगैरह निकालने लगता है। ऐसा करते ही उसकी तुरंत मौत हो जाती है और वो भी हज़ारों फीट नीचे गिर के मौत के घाट उतर जाता है। हेलेन को, जो नीचे गाय और कैरोलिन के साथ बेस कैंप में बैठी रहती है, रॉब के साथ वॉकी टॉकी के द्वारा संपर्क करती है और उसे हौसला देते हुए बोलती है कि चाहे जो हो जाए उसे नीचे उतरते रहना है। जब जाके रॉब उनको बोलता है कि उसके हाथ और पाँव पूरी तरह जम चुके हैं और ऑक्सीजन की भी कमी के कारण उसमें और हिलने की ताकत नहीं बची है। रॉब बोलता है कि एंडी और डग भी मर चुके हैं। ये सुन के कैंप में सारे रो पड़ते हैं। हेलेन रॉब की पत्नी जैन को कॉल करती है और रॉब से बात करवाती है। जैन रॉब को बोलती है कि चाहे जो भी हो उसे उसके बच्चे के जन्म से पहले घर आना ही है, क्योंकि उसने वादा किया था। इसलिए रॉब किसी भी कीमत पे हार ना माने।
मगर दोस्तों एवरेस्ट के कहर के सामने किसकी चली है। जो टीम रॉब तक ऑक्सीजन टैंक्स ले जा रही होती है वो हेलेन को फोन करके बोलती है कि वो और आगे नहीं जा सकते क्योंकि तूफान और बर्फ इतना ज्यादा है कि आगे जाना खतरे से खाली नहीं। हेलेन रो पड़ती है और वो रॉब को कॉल करके बोलती है कि कोई टीम नहीं आ रही है और उसे अकेले ही अपने दम पे नीचे आना पड़ेगा। रॉब तब समझ जाता है कि उसका बचना अब संभव नहीं। वो एक आखिरी बार अपनी पत्नी जैन से फोन पे बात करता है और बोलता है कि वो अपने होने वाले बेटी का नाम सारा रखे। इसके बाद थोड़ी देर में ऑक्सीजन के अभाव में और बर्फीली तूफानों की चपेट में रॉब की भी मौत हो जाती है। उधर स्कॉट फिशर भी हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाता है और बर्फ के नीचे दम तोड़ देता है। हम देखते हैं कि बेचारी यासुको भी बैग के बगल में मरी पड़ी है। एक एक करके अधिकतर लोगों को एवरेस्ट अपने में निगल लेती है। बैग बर्फ के बीच में अधमरा पड़ा रहता है जब अचानक से उसे मरते मरते अपने बच्चों की परछाइयां दिखती हैं और फिर पता नहीं कहां से उसमें जीने की कुछ ताकत आ जाती है। उसके नाक और हाथ पूरी तरह बर्फ में जम के खराब हो गए रहते हैं। इसके अलावा वो आधा अंधा भी हो गया रहता है, मगर इन सब के बावजूद पता नहीं कहां से वो ताकत जुटा के उठ जाता है और धीरे धीरे कैंप की ओर वापस चलने लगता है। कुछ 15-20 किलोमीटर अधमरी हालत में चलने के बाद सबसे पहले उसे रिपोर्टर जॉन देखता है और तुरंत बेस कैंप में हेलेन को फ़ोन करके बोलता है कि बैग जिंदा है। हेलेन तुरंत बैग की पत्नी पीच को ये खबर देती है। पीच यूएस एम्बेसी की मदद से बैग को वापस लाने के लिए एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम करवाती है। पहले तो हेलीकॉप्टर इतनी ऊंचाई में आंधी तूफान की वजह से जा नहीं पा रहा था, मगर किसी तरह हेलीकॉप्टर ऊपर पहुंचता है और बैग को नीचे आखिरकार बेस कैंप में ले आता है। हेलेन और एडवेंचर कंसल्टेंट्स के बाकी बचे क्लाइंबर्स की टीम अपने वतन न्यूजीलैंड वापस लौट जाती है। बैग भी यूएसए वापस लौट जाता है और अपनी पत्नी को रोते हुए गले लगा लेता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉब का जमा हुआ शरीर अभी भी एवरेस्ट की चोटियों के बीच बाकी डेड बॉडीज के साथ आज तक बर्फ में पूरी तरह ढका और जमा हुआ पड़ा है। फिल्म का एंड होते होते हमको असली रॉब, स्कॉट, एंडी, डग और यासुको की पिक्स दिखाई जाती है। फिल्म के लास्ट सीन में हमको रॉब हॉल की असली बेटी सारा की एक शॉर्ट क्लिप दिखाई जाती है और इसी के साथ दोस्तों फिल्म का दी एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन मूवीज़ की रिकैप वीडियोस लाता रहूँगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए मूवी और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।